नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में हम तमाम अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज कौन कौन सी अहम खबरें हैं जिस पर आज हम नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। आज की अहम खबरों में शुमार सबसे पहले बेजुबान राहत की बात करेंगे। दरअसल जब कानून की चौखट पर भौंकती सड़कों की चुप चीख सुनी गई तो फैसला सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर उतरा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर ऐसा आदेश दिया जिसने शेल्टर होम की चार दीवारी तोड़ दी। अब ये बेजुबान सड़कों पर ही रहेंगे, मगर शर्तों के साथ। नसबंदी अनिवार्य होगी, टीकाकरण जरूरी होगा, खूंखार कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि खूंखार कौन और तय कौन करेगा? क्या अब किसी कुत्ते को रोटी डालने से पहले भी देखना पड़ेगी कानून की दिशा? पूरा मामला आपको बताएंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके अलावा जिक्र दरअसल एक और खबर का करेंगे, पुलिस वर्सेस डीलर्स का करेंगे। जब थालियों में अनाज परोसने वाले खुद सड़कों पर उतर आए, जब राशन डीलरों की भूख रोटी नहीं इज्जत बन जाए, तो समझिए मामला गंभीर है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला, जहां नारों की आवाजें लाठियों की मार से टकराई और पानी की बौछारों में भीगती रही इंसाफ की मांग। भीड़ थी, भावनाएं थी और बीच सड़क पर बिखरी वो टीस जो कह रही थी अब बस, अब हक चाहिए। क्या सिर्फ राशन बांटना ही इनका काम है या इनकी जिंदगी की कोई कीमत भी है? पूरी तस्वीर दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। इसके अलावा जिक्र दरअसल एक और अहम खबर का करेंगे, अलीगढ़ नहीं अब हरिगढ़। जब नाम अतीत से हटाकर भविष्य की रणनीति में गूंजने लगे, तब एक मन से निकला शब्द सियासी तूफान बन जाता है। जब अलीगढ़ की जगह हरिगढ़ की मांग सत्ता की आवाज बनकर उभरे, तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ नाम का नहीं, वोट बैंक की जंग का है। यूपी के सियासी आसमान में फिर हिंदुत्व की लहर उठी है। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर डिप्टी सीएम के ऐलान ने चुनावी रण की पहली घंटी बजा दी है। क्या अलीगढ़ का नाम बदलेगा? क्या ये सांस्कृतिक गौरव की वापसी है या राजनीतिक चाल? पूरी कहानी बस कुछ ही देर के बाद। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे, लापरवाह सिस्टम का जिक्र करेंगे। जब क्लासरूम की छत से ईंटें नहीं सवाल गिरते हों, जब स्कूल की दीवारें बच्चों को नहीं सिस्टम की लापरवाही को ढांकती हों, तो समझिए हादसा नहीं अपराध हुआ है। बड़ौद के जैन इंटर कॉलेज में क्लास 10th के बच्चे पर लिंटर का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। 3 छात्र घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। और सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब छत कमजोर थी तो बच्चों को उसके नीचे क्यों बैठाया गया? मरम्मत बंद थी कह रहा है प्रशासन, लेकिन भरोसा टूट चुका है। अब से कुछ देर के बाद पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र एक कथावाचक का करेंगे, विवादित कथावाचक का करेंगे। जब प्रवचन के मंच से रिश्तों के तीर चले, जब लिविंग को कुत्तों का कल्चर बता दिया जाए और जब धर्म की चादर ओढ़कर निजी आजादी पर सवाल दागे जाए, तो समझिए मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, सोच की जंग बन चुका है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने लिविंग रिलेशनशिप को लेकर जो कहा, उसने पूरे देश में बहस छिड़ दी है। संस्कृति बचाने की कोशिश या संविधान से टकराव, एक और तालियों की गूंज तो दूसरी ओर आलोचना की आग। पूरी कहानी थोड़ी देर में। इन 5 अहम खबरों पर हम विस्तार से नजर डालेंगे बस थोड़ी ही देर में, और जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। लेकिन शुरुआत दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से करेंगे जिसने कई लोगों को राहत दी है, बेजुबानों को राहत दी है। जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठा कानून भौंकती सड़कों की चुप चीख सुनता है, तो फैसला सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतरता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया जिसने देश भर की गलियों में रहने वाले हजारों बेजुबान नागरिकों की किस्मत बदल दी है। जी हां, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। अब ये कुत्ते किसी शेल्टर होम की दीवारों के पीछे बंद नहीं रहेंगे, बल्कि रहेंगे वहीं सड़कों पर, आपके हमारे बीच, मगर शर्तों के साथ। अब हर आवारा कुत्ते की नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य होगा। कोई खूंखार कुत्ता बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह खूंखार तय कौन करेगा? क्या कोई व्यवहार विशेषज्ञ होगा, पशु चिकित्सक होगा या फिर प्रशासन होगा? देश में ऐसे लाखों कुत्ते हैं और पहचान की इस प्रक्रिया में कई मुश्किलें सामने आने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही है,
अब से कुत्तों को खाना खिलाने की जगह सरकारी तौर पर तय होगी, सरकारी तौर पर तय होगी। और अगर किसी ने सार्वजनिक जगह पर यूं ही खाना डाला तो जुर्माना लगेगा। यानी कि अब कुत्ते को रोटी डालना भी कानूनी छाव में आ जाएगा। इधर अदालत की मोहर लगी नहीं कि उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉग लवर्स का दिल पिघल गया। कुछ की आंखें नम थीं, कुछ के चेहरों पर मुस्कान और कुछ की आवाजें आईं, ये हमारे बच्चे हैं, कहीं नहीं जाने देंगे, हमने इन्हें औलाद की तरह पाला। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ जानवर नहीं, परिवार के सदस्य हैं। लेकिन अदालत के फैसले ने कई जज्बाती दिलों के बीच कुछ जरूरी और कड़वे सवाल भी खड़े कर दिए। क्या न्यायपालिका और प्रशासन के पास इतने संसाधन हैं कि वो देश भर के लाखों आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करवा सके? और अगर नहीं तो क्या ये आदेश सिर्फ आदेश बनकर रह जाएगा? फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन अगर ऐतिहासिक तभी होगा जब जमीन पर अमल होगा, क्योंकि गलियों में पलने वाले ये मासूम अब सिर्फ कुत्ते नहीं, कानून की निगरानी में जीने वाले नागरिक बन चुके हैं। और जिस तरह कानून ने इनके लिए आवाज उठाई है, अब जरूरत है समाज, प्रशासन और हर आम नागरिक उस जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि आज इनकी आजादी तय हुई है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी, हमारी है। आज अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए, और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं with regard to dog issue जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, which is, I think it's an excellent ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, बट नॉट ऑल, सी दे व्हाट दे हैव वेरी बैलेंस्ड, इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर दे हैव सेड जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर, बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल take to the ponds or animal shelter. The other dogs, yes. So there are so many dogs, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog lovers? I think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और feeding areas के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक feeding spots बनाएगी. And people will not be allowed to, give food on the streets. That is very important. Also, कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं, अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। बहुत ज्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से, उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान है अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे।
पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। जी बहुत 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 खुश हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ, और बस थैंक यू गॉड। जब थालियों में अनाज देने वाले खुद मांगों की भूख से सड़क पर उतर आए, जब राशन बांटने वाले कहें कि अब हक चाहिए भीख नहीं, तब तस्वीर बदलती है। और पटना की सड़कों पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राजधानी के दिल डाक बंगला चौराहे पर एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने आवाजें सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखी, बल्कि लाठियों और पानी की बौछारों के बीच गूंजती दिखी। मानदेय नहीं तो काम नहीं। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए राशन विक्रेताओं ने मानो ये ठान लिया था कि उनकी मांगे अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सड़कों पर सुनी जाएंगी। प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ी, माहौल में उबाल आ गया। पुलिस की बैरिकेडिंग से टकराते हुए जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो, और फिर वही हुआ जो हर बार होता है। गूंजते नारों को दबाने के लिए लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चलाया गया, और सड़क पर संघर्ष की वो तस्वीर उभरी जो आज तक हर बड़े आंदोलन की पहचान रही है। प्रदर्शनकारियों की मांगे सीधी थी: मानदेय में बढ़ोतरी, स्थायी रोजगार की गारंटी और राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता। लेकिन जवाब मिला बल से, पानी की तेज धारों से और लकड़ी की सख्त मार से। क्या हम सिर्फ एक कार्ड नंबर हैं? क्या हमारी जिंदगी का कोई मोल नहीं है? ऐसे सवाल लेकर आए थे ये लोग, जिन्हें हर महीने की पहली तारीख को जनता राशन लेने के लिए ढूंढती है, लेकिन आज खुद उन्हें अपनी जिंदगी की गारंटी मांगने सड़कों पर उतरना पड़ा। पुलिस की धक्का मुक्की और लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। कुछ को मामूली चोट आई, लेकिन भावनात्मक जख्म कहीं गहरे थे। हम हर घर का पेट भरते हैं, लेकिन खुद जब भूख बोलती है तो सिस्टम बहरा हो जाता है। एक महिला डीलर की आंखों में आंसू और हाथों में फटे पोस्टर ये कहने को काफी थे कि मामला सिर्फ मानदेय का नहीं बल्कि इज्जत और इंसाफ का है। प्रशासन ने आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस को बार बार बैकअप बुलाना पड़ा। सड़कों पर घंटों तक अफरा तफरी मची रही। ट्रैफिक थमा, दुकानों के शटर गिर गए। डाक बंगला एक बार फिर विरोध की गवाही देने वाला चौराहा बन गया। आखिरकार पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया, शहर को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की। फिलहाल हालात नियंत्रण में थे, लेकिन जो चिंगारी उठी है वो बुझी नहीं है, बस दबाई गई है। क्योंकि सवाल अब भी वही है, क्या राशन डीलरों की जिंदगी की कीमत सिर्फ अनाज बांटने तक सीमित है? क्या उन्हें भी वो सम्मान मिलेगा जो एक फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिलना चाहिए? आने वाले दिनों में ये आंदोलन फिर भड़क सकता है, और अगर समाधान नहीं निकला तो पटना की सड़कों पर फिर कोई लाठी चलेगी, फिर कोई पोस्टर फटेगा, और फिर कोई राशन वाला कहेगा अब भूख अनाज की नहीं हक की है। जब नामों के पीछे छिपी राजनीति सामने आती है, जब इतिहास को फिर परिभाषित करने की कोशिश सत्ता के गलियारों में गर्माहट पैदा करती है, और जब एक मंच से उभरती मांग सियासत की नई चाल बन जाती है, तब खबर बनती है अलीगढ़ से हरिगढ़ की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी के कार्यक्रम में एक राजनीतिक बम फटा, जिसे फोड़ा राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, और गवाह बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस मंच से मौर्य ने साफ शब्दों में कहा कि अब वक्त आ गया है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अयोध्या, प्रयागराज और मुगल सराय जैसे नाम परिवर्तनों की मिसालें देते हुए इसे हिंदू गौरव से जोड़ दिया। यह बयान यूं ही नहीं आया। पंचायत चुनाव सिर पर है, 2027 की लड़ाई की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, और समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला बीजेपी की नींदें भी उड़ा रहा है।
ऐसे में बीजेपी के पास राम मंदिर आंदोलन के प्रतीक बने कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर ओबीसी कार्ड खेलने से बेहतर मौका क्या हो सकता था। खुद कल्याण सिंह ओबीसी समुदाय से आते हैं, राम मंदिर आंदोलन के मजबूत चेहरा रहे हैं। अब उनकी पुण्यतिथि को ही हिंदू गौरव दिवस की शक्ल दे दी गई। ये कोई साधारण श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि इसके भीतर सियासत का शंखनाद छिपा था। लेकिन सवाल सिर्फ नाम का नहीं, नियत का भी है, रणनीति का है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा जंगल की आग की तरह फैल गया। हिंदू संगठनों ने इसे आस्था की जीत बताया, तो कुछ इतिहासकारों ने कहा नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। कुछ यूजर्स ने पूछा क्या नाम बदलने से रोजगार बढ़ेगा, क्या सड़कें सुधरेंगी, या फिर चुनावी मूड गरमाया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बीजेपी की टारगेटेड वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जिसका लक्ष्य है कि ओबीसी समुदाय को एक बार फिर भगवा रंग में रंगना, ताकि एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति का मुकाबला किया जा सके। बीजेपी जानती है कि नामों से भावनाएं जुड़ती हैं, भावनाएं वोट बनाती हैं, इसलिए हरिगढ़ की मांग कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक संकेत है। 27 के रण की रणनीति अब नामों से शुरू हो रही है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज कुंभ में लगता था, उसका नाम इलाहाबाद किया गया था, आज उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और अभी 2 दिन पहले ही जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी हो गया है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में अब देरी। देखिए, मेरा नाम है संजू बजाज। ये तो गौरवशाली क्षण है कि प्रदेश और देश की सरकार निरंतर अपनी संस्कृति को संजोने का प्रयास कर रही है। आज क्योंकि अलीगढ़ जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा अलीगढ़ नाम रख दिया गया, अली का कोई अस्तित्व नहीं है, ना तो अलीगढ़ में ना ही इस देश में। ये सनातन संस्कृति का देश भारत देश है। यहाँ पर क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र ब्रज भूमि कही जाती है, स्वामी हरदास जी की ये भूमि है। स्वामी हरदास जी यहाँ अलीगढ़ के निवासी थे, जो विश्वविख्यात संत रहे, जिनको बिहारी जी का परम भक्त माना जाता है। और उनके द्वारा उनके नाम की यहाँ अलीगढ़ को नाम पर बदलने की जो बात कही जा रही है, ये बहुत गौरव का गर्व का विषय है। बहुत अच्छा संदेश इस देश में जाएगा, क्योंकि मुगल आक्रांताओं के द्वारा निरंतर जो जिलों के नाम बदल दिए गए थे, आज भारत सरकार और अपने उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर उसे बदलने का काम कर रही है। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। ये अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का मामला वो लोग उठा रहे हैं जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, जो वोट चोर के नाम से पूरी तरह से मशहूर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नफरत फैलाना है। अभी कल ही यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी के पुण्यतिथि को इन्होंने हिंदू गौरव दिवस के नाम पर भाजपाइयों ने मनाया। तो कहने का मतलब है, कल आप हिंदू गौरव दिवस मना रहे थे, लेकिन उन्हीं बाबूजी के घर के सामने मात्र 400 मीटर का टुकड़ा है, उनके घर के बिल्कुल समक्ष जरा सी बारिश हुई और पूरा का पूरा 2 से 3 फीट पानी तालाब बन गया वहां पे। तो कहने का मतलब ये 400 मीटर की जल निकासी तो ये दे नहीं सकते, तो ये अलीगढ़ को हरिगढ़ी के करके अपनी धार्मिक जो इनकी नफरत की राजनीति है वो इसको चलाना चाहते हैं। इस वक्त अलीगढ़ करा रहा है दोस्त जल निकासी और जर्जर हालत में पड़ी हुई सड़कों को लेकर के। पूरी तरह से भ्रष्टाचार उफान पर है। नगर निगम से लेकर स्वास्थ्य विभाग से लेकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की लूट मची पड़ी है। जिस स्कूल की दीवारों को बच्चों की सुरक्षा का किला समझा जाता है, जब वही छत भरोसे से ज्यादा भार नहीं उठा पाती, तो समझिए सिर्फ प्लास्टर नहीं गिरा, सिस्टम का मुखौटा भी टूटकर नीचे आ गिरा है। यूपी के बड़ौत शहर से एक सनसनीखेज लापरवाही की खबर सामने आई, जहां दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के बच्चों के ऊपर अचानक से लिंटर का प्लास्टर भरभरा कर गिर पड़ा। क्लासरूम की छत से गिरी ईंटें और सीमेंट की मार से 3 छात्र घायल हो गए। एक बच्चे को सिर में गंभीर चोट आई, बाकी 2 को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब मरम्मत का काम चल रहा था तो क्लासरूम में 27 मासूमों को क्यों बैठाया गया? क्या यह संयोग था या सिस्टम की संगीन साजिश? घटना के वक्त क्लासरूम में चीख पुकार मच गई। बच्चे जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन स्कूल प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत में दूरी का फासला बढ़ता ही जा रहा है। प्राचार्य का बयान आया कि मरम्मत बंद थी, तो सवाल यह है कि फिर प्लास्टर कैसे गिरा? क्या स्कूल में कोई सुरक्षा ऑडिट हुआ था?
क्या किसी इंजीनियर ने मरम्मत के बाद क्लास को बच्चों के लिए सुरक्षित घोषित किया था? और अगर नहीं किया था तो फिर यह हादसा नहीं, एक सुनियोजित लापरवाही है जो कल मौत बनकर लौट भी सकती है। बड़ौद के इस स्कूल में जो हुआ वो सिर्फ एक इमारत की कमजोरी नहीं दिखाता, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की जर्जर मानसिकता की दरार भी उजागर करता है। जहां शिक्षकों से ज्यादा ठेकेदारों की मनमानी चलती है, जहां पढ़ाई को सुरक्षा से तौला नहीं जाता, जहां हर साल स्कूलों को सरकारी फंड तो मिलते हैं लेकिन उनकी छतें क्यों नहीं टिक पाती। घटना के बाद कोई मंत्री नहीं आया, कोई जिला अधिकारी मुआयना करने नहीं पहुंचा, कोई जांच समिति अभी तक गठित नहीं हुई। और यही तो असली सस्पेंस है। क्यों हादसा होने पर सिस्टम जागता है? क्या 3 बच्चों के घायल होने के बाद भी हम अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि सरकारी निगरानी सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है? बड़ौद के इस हादसे ने एक बार फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शिक्षा का मंदिर अब खंडहर क्यों बनने लगे हैं। क्या स्कूलों में पढ़ाई से पहले सुरक्षा की क्लास लगनी चाहिए? क्या हर स्कूल के भवन को फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाना चाहिए? आज बच्चे बच गए, लेकिन कब तक किस्मत को ढाल बनाया जाएगा? क्योंकि अगर कल को कोई दीवार किसी मासूम की सांसों को दबा दे तो क्या हम फिर यही कहेंगे मरम्मत बंद थी? मेरा नाम मैं अक्सर 10th का छात्र हूँ। हम क्लास में बैठे थे। कौन से स्कूल में? जैन कॉलेज में। ऊपर से तो लेंटर गिरा था। 2 बाल को और चोट आई थी मेरे तलब। अच्छा, आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया? सर ले गए थे। कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? बंसल के। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम बड़ौद के रहने वाले संगम के पास। 7वां घंटा चल रहा था। 10C कमरा नंबर 17। 7वें घंटे में बारिश की वजह से थोड़ा सा लेंटर फूल गया था और उसमें बहुत थोड़ा ही है लेंटर जो जराक सा गिरा है। केवल एक पूरी क्लास में केवल एक ही बच्चा उवेश के चोट लगी है हल्की सी, और उसका तुरंत ही हमने डॉक्टर बंसल के यहाँ उसकी पट्टी करा दी। अब वो पूर्णतः स्वस्थ है। जब लिव इन रिलेशनशिप पर चर्चा छिड़े और मंच कोई टॉक शो नहीं बल्कि एक धार्मिक प्रवचन का हो, तब मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं, सोच की दिशा का बन जाता है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के हालिया बयान ने सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक बहस की आग लगा दी है। उनका कहना है, लिविंग में तो हमारे देश के कुत्ते रहते हैं, ये रिश्ता इंसानों का नहीं जानवरों का कल्चर है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे कुछ लोग इसे संस्कृति की रक्षा की आवाज बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसे निजी आजादी पर हमला करार दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कथावाचक का मंच अब रिश्तों की परिभाषा तय करेगा? क्या प्रवचन अब कानून और संविधान से ऊपर हो गए हैं? ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस सोच की बानगी है जहां रिश्तों को परखने का पैमाना परंपरा और पालतू जानवरों की तुलना तक आ चुका है। अनिरुद्ध आचार्य ने जहां लिविंग को कुत्तों का कल्चर बता दिया, वहीं उन्होंने शादी को धर्म का हिस्सा बताया। सवाल यह है कि क्या लिविंग को अपनाने वाले हर युवा की सोच को अब पालतू जीवों के स्तर पर आंकना शुरू कर दिया जाएगा? क्या ये एक आध्यात्मिक हमला है या वैचारिक नियंत्रण की कोशिश? विवाद यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे समाज पर पड़ता है। जब किसी कथावाचक के शब्द करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं तो वो सिर्फ राय नहीं बनाते हैं, नजरिया गढ़ते हैं। और जब वो नजरिया ये सिखाता है कि लिव इन में रहना मतलब जानवरों जैसी प्रवृत्ति है, तब संविधान की गारंटी दी हुई व्यक्तिगत आजादी खतरे में दिखने लगती है। और सोचिए, अगर कल कोई बच्चा अपने माता पिता से पूछे, क्या मैं अपने दोस्त के साथ लिविंग में नहीं रह सकता, क्या मैं जानवर हूं, तो जवाब किसकी जुबान से आएगा? माँ बाप की या किसी कथा मंच से गूंजते हुए अनिरुद्ध आचार्य की? समर्थक कहते हैं कि वो तो बस संस्कृति बचा रहे हैं, पर विरोधी पूछते हैं कि अगर संस्कृति इतनी ही पवित्र है तो कुत्तों की मिसाल देकर उसे क्यों अपवित्र किया जा रहा है? क्या धर्म अब सोचने का नहीं, बस सुनने का माध्यम बन गया है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये टिप्पणी सिर्फ लिव इन पर है या महिलाओं के उस अधिकार पर जो उन्हें अपनी मर्जी से जीने की इजाजत देता है? क्या ये बयान प्रेम को गाली देने की नई भाषा नहीं है? और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो क्या कल को शादी के बाहर हर रिश्ता पाप
और हर पसंद अपराध बन जाएगी? सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि जब कथा के मन से रिश्तों को रौंदा जाता है तो केवल विचार नहीं, समाज का भविष्य भी दांव पर लग जाता है। की सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल जो है। हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लेवन में ही रहते हैं। अगले जन्म में हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लेवन। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि हर इंसान की कहानी अधूरी है, लेकिन जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो हम सबकी जिंदगी पूरी करने लगते हैं, क्योंकि जुड़ाव सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, एहसास से होता है। दरअसल हम सभी के भीतर कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो बाहर से नहीं दिखता। कोई मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, कोई चुप है लेकिन मन में बहुत कुछ कहना चाहता है। ऐसे में अगर हम एक दूसरे के लिए थोड़ा वक्त निकाल लें, थोड़ी सी संवेदनशीलता, थोड़ी सी सुनवाई दे सकें, तो यही छोटी छोटी कोशिशें रिश्तों को, समाज को और हमें खुद को जोड़ने में कारगर साबित होंगी। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। शुक्रिया आप सभी का।